Hello everyone, we already discussed three topic of this chapter. First electric current, second potential difference and third Ohm's law. Ohm's law में हमने देखा कि रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की एबिलिटी होती है रेजिस्ट करने की फ्लो ऑफ चार्ज को, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ओम्स लॉ में हमने एक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, वो हमारी इक्वेशन क्या थी, V इज इक्वल टू आई आर, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस के। सेकंड इक्वेशन में हमने देखा I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में हमने देखा R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये हमारी थी थर्ड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि R जो है मतलब रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इसको हम राइट कर लेते हैं इस तरह से, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to potential difference। रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। सेकंड देखिएगा इसी के अंदर आप, R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। तो हम राइट करेंगे इसको, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। बट इसके अंदर आप देखेंगे कि एक कंपोनेंट का यूज किया जा सकता है, क्योंकि देखिएगा यहाँ R को अगर हम चेंज करेंगे तो I के अंदर चेंज आएगा, यानी इसका मतलब R को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो करंट जो सर्किट में डिक्रीज हो जाएगा, अगर R को डिक्रीज कर दिया जाए तो करंट जो है सर्किट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इस केस में हम एक कंपोनेंट का यूज करते हैं, उस कंपोनेंट को बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो आपने राइट करेंगे इसको, डिफाइन करेंगे, कंपोनेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक कंपोनेंट का यूज किया जाता है, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं रियोस्टेट। क्या कर देता है ये, चेंज कर देता है वैल्यू ऑफ करंट को विदाउट चेंजिंग इन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब हम राइट ऐसे भी कर सकते हैं इसको, वोल्टेज, यानी वोल्टेज में बिना चेंज किए हुए करंट की वैल्यू में इस कंपोनेंट की हेल्प से चेंज किया जा सकता है। तो ऐसे कंपोनेंट को क्या कहते हैं, रियोस्टेट, या इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो देर आर फोर फैक्टर विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस। फर्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फर्स्ट फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। तो देखेंगे कि
ये जो नेचर ऑफ मटेरियल है वो रेजिस्टेंस को कैसे अफेक्ट करता है, तो तीन तरह के मटेरियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो है कंडक्टर। आप पहले भी 2 बार इस टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर होता है ऐसा मटेरियल जो करंट, जिसके थ्रू करंट इजीली पास हो सकता है, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं कंडक्टर। लेकिन यहां पर हम इसको डिफाइन करेंगे इन द वे ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टर ऑफर करता है लो रेजिस्टेंस इन करंट फ्लो या चार्ज फ्लो। तभी तो ये क्या कहलाता है, करंट कंडक्टर कहलाता है। इसमें देखिएगा कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूवमेंट करते हैं या फ्लो होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट जो है अपोज कम प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं कंडक्टर। सेकंड है इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जो ऑफर करते हैं हाई रेजिस्टेंस। और ये जो इंसुलेटर है ये ऑफर करते हैं हाई रेजिस्टेंस। इसका मतलब इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते, और मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स में ना होने की वजह से या चार्ज में मूवमेंट ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं होता। थर्ड जो है हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑफर करते हैं रेजिस्टेंस हायर देन द कंडक्टर एंड लोअर देन द इंसुलेटर। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। हाई रेजिस्टेंस, इससे हाई देन कंडक्टर एंड लो रेजिस्टेंस देन इंसुलेटर। यानी इसका मतलब इसमें करंट पास तो हो सकता है बट उतनी अमाउंट में नहीं हो सकता जितना कि कंडक्टर में हो सकता है। और ज्यादा किन से पास हो सकता है, इंसुलेटर से इनमें करंट ज्यादा पास हो सकता है। तो आपने देखे 3 मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है किस चीज को, या कह सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल अफेक्ट करता है किस चीज को, रेजिस्टेंस को। अब एग्जांपल देखते हैं कंडक्टर के। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनको क्या माना जाता है, बेस्ट कंडक्टर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये जो है मेटल है, और मेटल है ये परमिट करती है करंट को इजीली पास होने के लिए। सेकंड इंसुलेटर। इंसुलेटर आप जानते हो जैसे कि वुड, प्लास्टिक एटसेट्रा, ये जो मटेरियल होते हैं वो करंट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। थर्ड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर होते हैं मेटालॉइड। मेटालॉइड में एग्जांपल है सिलिकॉन का। सिलिकॉन जो है या आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, ये जो होती है वो कौन सी एलिमेंट होते हैं, ये मेटालॉइड कहलाते हैं। और इनमें से कंडक्टर पास हो कंडक्टिविटी इनकी ज्यादा होती है किन से, इंसुलेटर से, बट कम होती है किन से, कंडक्टर से। सेकंड कौन सा फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है, वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। मैं इसको एक बार राइट कर देता हूं। फर्स्ट हमने पढ़ लिया नेचर ऑफ मटेरियल जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। सेकंड लेंथ ऑफ कंडक्टर।
ये टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में, क्या ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो ह्यूमन बॉडी जो है, हम इसकी दो कंडीशन लेते हैं, एक तो ड्राई कंडीशन, एक हम वेट या मॉइस्ट कंडीशन लेते हैं। ड्राई कंडीशन में बॉडी या पर्सन जो है वो क्या होता है, डेड होता है, तो उस केस में उसकी रेजिस्टिविटी या सॉरी रेजिस्टेंस जो है वो कितनी होती है वो देखते हैं। यानी नेचुरल मटेरियल में ही देख रहे हैं ना, इसमें आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है ह्यूमन बॉडी की वो कितनी होती है, वो होती है 50 किलो ओम। 1 किलो ओम इज इक्वल टू 1000 ओम। तो आप जो है फॉर्मूला जैसे आप निकाल सकते हो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। यानी आपको गिवन क्या है, गिवन आपको रेजिस्टेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस अपने जो घरों में सप्लाई आती है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 220 वोल्ट। तो आप करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना हुआ 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है 50 किलो ओम, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ओम के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 50,000 ओम। कितना ओम 50,000 ओम। और ये जो 50 किलो ओम जो रेजिस्टेंस है वो कौन सी कंडीशन में होती है ये भी नोट कर लीजिएगा, ये होता है ड्राई कंडीशन में। यानी ड्राई कंडीशन में 50 किलो ओम इसकी रेजिस्टेंस होती है। तो इस केस में बॉडी के थ्रू कितना करंट पास हो सकता है, यू कैन कैलकुलेट इजिली। तो इसको आप कैंसल आउट कर दीजिएगा और आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको आंसर लगभग अप्रोक्सीमेटली 0.0044 आएगा। आप इसको कन्वर्ट करना, देखो ये अपना आंसर जो है वो आया एम्पियर में, इसमें आया एम्पियर में। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिली एम्पियर में, तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए 0.0044 को मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से 1000 से। रीजन क्या है 1000 से कन्वर्ट करने का, क्योंकि हमने पढ़ा था 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 10 की पावर -3 मिली एम्पियर। तो आप जब इसको कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.4 मिली एम्पियर। सेकंड हम बात करेंगे इन द वेट कंडीशन या मॉइस्ट कंडीशन। मॉइस्ट कंडीशन में जब हम बात करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होती है ह्यूमन बॉडी की वो कम हो जाती है। वो कितनी कम हो जाती है, वो हो जाती है 10 किलो ओम। अब आप इसमें से करंट निकाल सकते हो, वही सेम फॉर्मूला यूज करना है आपने। I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो घरों में आता है वो होता है 220 वोल्ट। इसको अपने कन्वर्ट करेंगे किसमें, ओम में, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस केस में अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में आता है 0.022। अब इसको अपने क्या करेंगे, सेम हमारे पास में आंसर आया है एम्पियर में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिली एम्पियर में, और मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, सेम 1000 से। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास में कितना 22 मिली एम्पियर। आंसर कितना आएगा 22 मिली एम्पियर। तो इस तरह से आप कंडीशन देख सकते हो कि ज्यादा करंट फ्लो करेगा कौन सी कंडीशन में, जब बॉडी वेट कंडीशन होगी, और जब ड्राई होगी तो उसमें जो करंट है वो बहुत ही कम पास होगा। तो रेजिस्टेंस जो है बॉडी की चेंज हो जाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, नेक्स्ट फैक्टर है अपना लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर लेंथ कंडक्टर की एक्सपेरिमेंटली इंक्रीज कर दी जाए, क्या कर दी जाए, लेंथ जो है कंडक्टर की एक्सपेरिमेंटली इंक्रीज कर दी जाए, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या कर दी जाए,
इंक्रीज, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीज। और अगर क्या कर दिया जाए, लेंथ जो है कंडक्टर की डिक्रीज कर दी जाए, तो रेजिस्टेंस है जो कंडक्टर की वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आप देखेंगे इसको हम एक एनालॉजी से इसको पढ़ते हैं, तो इसमें आप देखेंगे सपोज दैट ये कंटेनर है और ये कंटेनर जो है उसका बॉटम दो पाइप से जुड़ा हुआ है, जिसमें से ये एक पाइप है और अनदर पाइप ये है। इसकी जो लेंथ है इस पाइप की लेंथ जो है वो उसकी हाफ है। तो इस कंडीशन में अगर आप वाटर फिल करेंगे इसमें कंटेनर में, तो ज्यादा वाटर किसके थ्रू फ्लो होगा, ऑब्वियसली जिसकी लेंथ शॉर्ट है उसमें से ज्यादा वाटर फ्लो होगा। वाटर को आप कंसीडर कर लीजिए करंट। इस कंडीशन में करंट क्या होगा, ज्यादा। लेंथ क्या है, लेंथ जो है वो है कम, यानी लेंथ को हमने डिक्रीज कर दिया, करंट क्या हो गया, इंक्रीज। अभी आप पढ़कर आए हैं R इज इक्वल टू बी अपॉन क्या होता है, I, यानी I और R का जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां I ग्रेटर है तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो है इस कंडक्टर की क्या होगी, लेस होगी। सेम इस पाइप के लिए, इस पाइप के थ्रू कम वाटर फ्लो करेगा, कम करेगा तो वाटर को हमने कंसीडर क्या किया, करंट, करंट यानी I। और I जो है अभी इसमें हमने देखा कि I जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसकी रेजिस्टेंस होगी हाई। तो देखिएगा लेंथ और उसका क्या रिलेशनशिप है, इसकी लेंथ ग्रेटर है ना, इसकी लेंथ है ज्यादा, तो लेंथ ज्यादा होने की, ज्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, और यहां पर रेजिस्टेंस लेस है तो लेंथ भी तो लेस है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को वो कौन सा है, इसको अपने राइट कर लेते हैं एक बार, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट। थर्ड फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड फैक्टर कौन सा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी रेजिस्टेंस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं, ये जो विड्थ है, यानी अपने इसको इस तरह से सिलेंड्रिकल वायर कंसीडर करके चलना है, तो यहां पर इसको अपने यहां से देखते हो तो ये इसका क्या हो गया, एरिया। तो एरिया के साथ में रेजिस्टेंस का क्या रिलेशनशिप होता है, रेजिस्टेंस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया के। तो अगर रेजिस्टेंस या कह सकते हो आप एरिया ऑफ कंडक्टर क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसको राइट कर लेते हैं यहां पर, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्या कर देते हैं, सॉरी एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। और देखिएगा अगर एरिया में अगर आप डिक्रीज करोगे तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसको सेम हम एक एनालॉजी से समझेंगे। वही आपके पास में सेम कंटेनर है और इस कंटेनर में अपने फिल करना है वाटर, वाटर का मतलब करंट, कंसिडर करना है आपने करंट। मैं राइट कर देता हूं यहां पर, ये है करंट। और सेम बॉटम बॉटम
में यहां पर अपने दो पाइप फिट करते हैं। एक पाइप है ये और एक पाइप है ये। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि लेंथ क्या है सेम, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है डिफरेंट। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पाइप का डबल है। तो इस केस में वाटर किस में से ज्यादा फ्लो होगा या करंट किस में से ज्यादा फ्लो होगा? ऑब्वियसली आप बताओगे कि इसके अंदर आई ज्यादा फ्लो करेगा, और आई हम पढ़ चुके हैं ना, वी आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। दोनों क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस क्या है इसमें लेस, और करंट क्या है हाई। कौन से रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग? इस इक्वेशन के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। तो एरिया क्या है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ग्रेटर है कि नहीं है? इसका ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेस है क्या करने पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करने पर। इस केस में देखेंगे वाटर यानी करंट इसमें से लेस फ्लो करेगा, आई इसमें क्या है लेस, और आई और आर का रिलेशनशिप क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस क्या है इसमें, रेजिस्टेंस हाई है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये लेस है तो ये हाई होगा। इस केस में देखेंगे आप कि एरिया क्या है, एरिया लेस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस है। तो लेस एंड रेजिस्टेंस क्या है हाई, तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हमने थर्ड तीन फैक्टर अभी तक डिस्कस किए हैं। फोर्थ फैक्टर जो है वो, इसको अपने इक्वेशन में राइट भी कर लेते हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी कोई भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज। तो इस तरह से हमने चार फैक्टर के बारे में डिस्कस किया है। ये चारों के चारों फैक्टर किस चीज को अफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। अभी हमने दो इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, लेंथ की, और दूसरा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन आपने पढ़ी, R directly proportional L, this is the equation first. सेकंड आपने पढ़ा R inversely proportional to area, this is our second equation. अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप देखेंगे कि आपका जो इक्वेशन है वो बन जाएगा थर्ड। कैसे बन जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, आर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर अपने को ये सिंबल हटाते हैं तो क्या आएगा, कांस्टेंट। क्या आएगा, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रो, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अगर इसको अपने डिफाइन करते हैं, यानी ये अपनी इक्वेशन है फोर्थ, अगर हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं, देखिएगा इसी फॉर्मूले में हम चेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, R इंटू ए एंड रो इंटू एल।
अब आप रो को साइड में रख लीजिएगा, ये इक्वेशन आप फिफ्थ कंसीडर कर लीजिए। आर को आप साइड में रखेंगे, सॉरी रो को आप साइड में रखेंगे तो एल इसके नीचे जाएगा, आर इंटू ए अपॉन में एल इज इक्वल टू रो। तो इसमें आपने कंसिडर करना है ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेट करना है आपने कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 मीटर स्क्वायर। क्यों है, क्योंकि आपने कंडक्टर को अब की बार सिलेंड्रिकल नहीं मानना, आपने इसको जो है स्क्वायर मानना है। तो इसकी लेंथ भी कितनी मीटर है 1 मीटर, और इसकी विड्थ भी क्या है 1 मीटर। तो एरिया कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर। आप इसको इस फॉर्मूले में राइट कर दीजिएगा, 1 मीटर स्क्वायर अपॉन में लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो आप देखेंगे यहां मीटर, और आर का ऐसा यूनिट क्या होता है ओम, यानी रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या बन गया, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्या हुआ ओम मीटर। अब देखेंगे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको डिफाइन करेंगे। देखिएगा रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। कब होगा इक्वल, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर is 1 meter square and length of conductor is 1 meter। तो इस केस में रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दी हुई है, वो आपको लर्न तो नहीं करनी, लेकिन आप डिफरेंट मटेरियल की क्या देख सकते हो, रेजिस्टिविटी देख सकते हो। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में, वो आपने फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए और है, वो आपने कैलकुलेट करना है और कमेंट में उसका आंसर देना है। वो क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्सन 11 किलो वोल्ट की वायर को टच करता है, कितने 11 किलो वोल्ट की वायर को टच करता है, तो उस केस के अंदर उसकी बॉडी में से कितना करंट पास होगा, उसका आपने आंसर देना है कमेंट में। थैंक यू।